तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप सभी जहां पे भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक का चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। तो इसमें हम पढ़ रहे होंगे कि बायोटिक चीज क्या है, एबायोटिक चीज क्या है, कैसे कौन कौन से एनिमल कैसे कैसे हैबिटेट में रहते हैं, हैबिटेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में जान रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। सो पहले तो ये देखिए कि आप लोग देखते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे, हाथियों ने पूरा फार्म खराब कर दिया यार, है ना। और उसी चक्कर में हाथी को मार भी दिया जाता है यार। तो उनका तो हमने हैबिटेट खराब किया है ना, तभी वो आपके पास आ रहे खाने के लिए। जंगल उंगल काट के वहां रहने चले जाओगे तो प्रॉब्लम किसका है, किसने किसका घर उजाड़ा है, वो आपको सोचना पड़ेगा। हम खाली पॉपुलेशन बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और उसी चक्कर में पूरा जंगल काट के और घर बना दिया जाए, अच्छा रहेगा? अरे नेचुरल हैबिटेट जो है ना, उनकी खराब होती है। किसकी? एनिमल्स की। तो ये चीज़ें तो होने वाली है। अब पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जंगलों को बचाना पड़ेगा अपने, तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं, क्या दी गई हैं ये चैप्टर में। तो पहले तो ये है कि एलिफेंट ऑफन enters farm and villages in the state like ओडिशा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, असम में, छत्तीसगढ़ में। ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हाथी लोग ह्यूमन सेटलमेंट में, जहाँ पे उन्होंने फार्म लगाई हुई है, बनाना की खेती की हुई है, जहाँ पे उन्होंने पॉन्ड बना के पानी रखा हुआ है ना, वो आके तहस नहस कर देते हैं, खा लेते हैं बेसिकली, और हम उनको जाके भगाते हैं। सो एलिफेंट ऑफन एंटर्स फार्म एंड विलेजेस इन द स्टेट लाइक ओडिशा। तो वो खाने की खोज में ही निकलते होंगे यार, ऐसे क्यों ही आएंगे? खाना पानी ही तो एक बहुत बड़ी चीज है जो उनको ही नहीं, इंसान को भी खींच के लेके आती है। शहरीकरण क्यों हुआ? अगर खाना पानी की जरूरत, आपको पेट भरने की जरूरत ना हो तो शहर में कोई आएगा? आप सोचिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा चीज चाहिए, अब उसको फुलफिल करने के लिए शहर में आना पड़ता है, काम करना पड़ेगा आपको। जब काम करोगे तो उतना पैसा कमाओगे और अच्छे अच्छे खाना खाओगे। तो एक बात, एक ही 100 बात की एक बात कि कोई भी कहीं पे भी जाता है तो वो खाने की खोज में जाता है। तो या एलिफेंट भी जो है ह्यूमन सेटलमेंट में घुस रहे हैं, फार्म्स में घुस रहे हैं, विलेजेस में घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? खाने की खोज में, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में। सो एलिफेंट ऑफन एंटर्स फार्म्स इन द विलेज इन स्टेट लाइक ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम एंड छत्तीसगढ़। ये सब स्टेट में, ये सब प्रदेशों में एलिफेंट्स फार्म्स में भी घुस जाते हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स में भी घुस जाते हैं कभी कभी। व्हेन वेजिटेशन इज स्कार, मतलब वेजिटेशन जो है, जो वो खाते हैं, वो उसकी कमी पड़ जाए, वाटर होल्स ड्राई अप हो जाए, जो जहां से वो पानी पीते हैं, जो पॉन्ड वगैरह से, वो अगर सूख जाए, जैसे कि मैंने बताया था, तो खाना पानी की, दाना पानी की अगर कमी पड़ जाए जहां पे वो रहते थे, जहां पे वो रह रहे हैं, तो उधर से वो माइग्रेट करते हैं। सो एलिफेंट
wander to nearby farms searching for food like banana and sugar cane. तो वहां पे बनाना और शुगर केन का फार्म रहता है, वही वो ढूंढते ढूंढते वो गांव तक, वो फार्म तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। This leads to the crop damage and sometimes harm to people. So इससे क्या होता है, वो अगर खेती तक पहुंच रहे हैं बेसिकली, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि क्रॉप को डैमेज होता है, खा जाते हैं पूरा का पूरा। एंड समटाइम्स अगर अब किसान है अपने खेती को बचाना चाहता है, जाके लड़ेगा उससे, तो लड़ोगे तो मरोगे भी, ऐसा होता ही है। तो जान माल का नुकसान होता है, संवेदना है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं इसका अभी फिलहाल। अभी उन्होंने कॉरिडोर असाइन किए हैं, बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो इनके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, तो उन्होंने वो कॉरिडोर को आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ ये हमेशा इधर से इधर जा रहे, तो इसको सेफली जाने दो, इनके बीच में मत आओ, ये सभी कर सकते हैं। सो दिस लीड्स टू द क्रॉप डैमेज। ये जब आते हैं तो क्रॉप, ये शुगर केन बनाना वगैरह खा जाते हैं, तो दिस लीड्स टू, और कुछ कुचल भी देते हैं, खाते खाते कुचल भी देते हैं। तो दिस लीड टू द क्रॉप डैमेज एंड समटाइम हार्म द पीपल ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी हार्म पहुंचता है, जो पाला रहता है उन्होंने, उसके ऊपर भी हार्म पहुंचता है। Changes in rainfall and temperature affects vegetation and cutting of trees makes it worse. अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सीजनल पैटर्न है वो चेंज हो जा रहा है। रेनफॉल का जो पैटर्न था वो चेंज होता जा रहा है। टेम्परेचर हमारे धरती की चेंज हुई है ना, because of the depletion of the ozone layer, टेम्परेचर बढ़ा है। तो ऑब्वियसली जब पानी बरसेगा कम, है ना, तो क्या होगा, वेजिटेशन पे, जंगल के वेजिटेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। एंड उतना ही नहीं तो हम क्या करते हैं, पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, फार्म्स के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे वेजिटेशन की कमी होगी फॉरेस्ट में, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बढ़ता चला जाएगा यार, है ना। तो वी ह्यूमंस आर मोस्टली दिस कल्प्रिट फॉर दिस, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ। ये जो हो रहा है, दिस इज ह्यूमन इज मोस्टली कल्प्रिट फॉर दिस। अभी आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द कॉरिडोर्स टू अलाउ सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल विदाउट कॉन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट, जो इनके ऊपर सर्वे करते रहते हैं, इनके ऊपर स्टडी करते रहते हैं, उन्होंने ये पैटर्न को समझा है कि भैया अगर उनका ड्रेन हो रहा है, उनका पॉन्ड्स ख़त्म हो रहा है, पानी का स्रोत ख़त्म हो रहा है, खाने का स्रोत ख़त्म हो रहा है, तो वो वहाँ से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो वो हमेशा वही लाइन फॉलो करते हैं और वहीं तक पहुँचते हैं। अगर कॉरिडोर आइडेंटिफाई हो गई तो लोगों को बता दिया जाएगा कि भैया यहाँ पे जाना नहीं है आपको, है ना, यहाँ पे माइग्रेशन चल रही है एलिफेंट्स वगैरह की। तो कॉरिडोर इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है बेसिकली, एंड कम से कम जान की तो नुकसान ना हो, हमारे निर्दोष फार्मर्स इसमें मारे ना जाए, इसलिए उनको बता दिया जाता है आप यहाँ से दूर रहिए, जो भी नुकसान होगा सरकार आपको पे करेगा। ठीक है।
chain of events shows how closely nature elements are connected. ये जो चेन है इवेंट्स के, ये बताते हैं कि हर एक चीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली, है ना, हर एक चीज। तो बहुत, ये चेन ऑफ इवेंट्स से हम ये समझ सकते हैं कि सारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। ये इवेंट से वो होगा, वो इवेंट से वो होगा, वो इवेंट से वो होगा। सो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो बेसिकली। अब अंडरस्टैंडिंग द हैबिटेट्स, हैबिटेट्स क्या होते हैं वो देखा जाए। Habitats is simply place where organisms lives and could even be just a bark of a tree. तो habitat होता क्या है? जहां पे जीव रहता है। So habitat is basically place where organisms live, जहां पे भी जीव मात्र रहते हैं, live करते हैं, that is habitat। वो चाहे ट्री का छाल ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी है कुछ ना कुछ जीव होगा, तो वो दैट इज हैबिटेट फॉर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली हैबिटेट इज सिंपली अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। सो इट कुड बी द बार्क ऑफ अ ट्री ऑल्सो। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल we live, our habitat कैसा है? सेटलमेंट में live रहते हैं, हम घर बना के रहते हैं। so this is our habitat। so plants and animals interact with each other। अब plants नहीं रहेगा तो खाना कैसे खाओगे भाई? so plants and animals, अब हमारा जो घास खाने वाला प्राणी है, अगर घास ना खाए तो जिंदा रहेगा? नहीं रह पाएगा। अगर वातावरण सांस लेने लायक ना हो तो वो जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो हैबिटेट वैसा ही होना चाहिए जो जीव को जीने के लिए सपोर्ट करे। सो देखो, अब सिंपल सा बात है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अडॉप्ट टू सर्वाइव इन सराउंडिंग कंडीशंस। तो जो उसके वातावरण में जीने के लिए जो भी चीज चाहिए वो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के इंटरेक्शन से होता है। देखा रहेगा आप लोगों ने, प्लांट्स जीवन, प्लांट्स एनिमल की जरूरत है, एनिमल्स प्लांट्स की जरूरत है, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सीधा सीधा बात है, सारे चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं ताकि जीव जो है वो सरवाइव कर सके सराउंडिंग कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देम। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल को जिंदा रहने के लिए फेवरेबल होता है। So different habitats have different kind of plants and animals living in them। बराबर है। पानी में एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम पानी के बाहर रहते हैं। कुछ जीव झाड़ के ऊपर रहते हैं, है ना, पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो अलग अलग हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अलग अलग हैबिटेट अलग अलग प्लांट्स को भी सपोर्ट करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में ही उगते हैं, है ना, तो वो हैबिटेट में वही प्लांट रह पाएगा। सो डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देम। एवरी ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, लिविंग इन देम। Every organism needs specific condition to survive in their environment। अब हमारे environment में से मैं सपोज करूँ ऑक्सीजन निकाल देता हूँ, आप जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे।
हमारे सराउंडिंग में से पानी हटा दिया जाए, पानी का स्रोत हटा दिया जाए, जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे, पानी तो चाहिए। तुम्हारे मतलब घर हटा दिया जाए, बोला जाए रहो, ये भी चाहिए। सो एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड स्पेसिफिक कंडीशन। हर एक अलग अलग जीव अलग अलग कंडीशन में जीता है इन द एनवायरमेंट। सो एवरी ऑर्गेनिजम्स needs specific condition to survive in the environment। तो इसलिए वो अगर एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर चीज रहता है तो वो उसके कंडीशन के मुताबिक हैबिचुअल है, इसलिए वहां पे वो रह पा रहा है। अगर मेरा मन किया कि भैया फिश को उठा के जमीन पर रखें, बहुत अच्छा लगेगा, जिंदा रह पाएगा क्या वो? नहीं, उसका कंडीशन जमीन पर रहना है ही नहीं, उसको जीने का कंडीशन पानी ही देता है। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। लिविंग बीइंग recorded and termed as, तो जो लिविंग बींग्स हैं दे आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। लिविंग बींग्स जो टर्म यूज करते, उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, सो लिविंग बींग्स के लिए रिकॉर्डेड आर टर्म्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। सो जितने भी हैबिटेट है, जो भी उसमें लिविंग बींग्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उसको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। तो जो भी एक हैबिटेट में, कोई भी हैबिटेट में जो भी लिविंग बींग्स हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर is called as abiotic components of the habitat। तो सिंपल सा बात ध्यान में रखना कि कोई भी लिविंग थिंग है हैबिटेट में तो उसको बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट कहा जाएगा, और कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग है हैबिटेट में तो उसको एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द habitat कहा जाएगा। So components of the habitat is living things are biotic components, non-living things are abiotic components of the habitat। Both habitat have living, देखो कितने भी जो भी habitats हैं, this living habitat and non-living habitats, ठीक है, हैव लिविंग बींग्स एज वेल एज, तो मतलब सीधा सीधा बात है, हैबिटेट में दोनों टाइप के, दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। सो बोथ हैबिटेट्स हैव लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सिंपल सा बात कि हैबिटेट में लिविंग थिंग्स भी होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे। हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा हैबिटेट है, हवा भी है, पानी भी है, कुत्ता भी है ना। तो अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, कैमरा है, नॉन लिविंग थिंग। सो जहाँ पे हम हैबिचुअल हैं, जहाँ पे हम जो हैबिटेट में रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं, लिविंग थिंग भी होते हैं। सो in a habitat both components are there, living things as well as non-living things। Types of living beings are different and non-living things are also varies between habitat। So obviously जो अलग अलग habitat में अलग अलग प्रकार के living things होंगे and अलग अलग प्रकार के non-living things भी होंगे। ठीक है,
अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स होंगे एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। बात समझ में आई? सो टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स आर डिफरेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो वेरीज बिटवीन हैबिटेट्स। Pond provides food. Pond provides food, oxygen, shelter, and space for grow for fish. फिश को बड़े होने के लिए, प्रजनन करने के लिए, रहने के लिए, मतलब उसको खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पॉन्ड जो है, पानी का स्रोत, वो फूड भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है एंड स्पेस टू ग्रो। ठीक है? सो पॉन्ड प्रोवाइड्स, पॉन्ड, रिवर्स, ओशंस, ऑल टाइप ऑफ जहाँ पे पानी रहता है वो सारी चीज़ें मच्छियों को, अपने मच्छी लोग को फिश पे फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड स्पेस सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एक फिश को जिंदा रहने के लिए। इसलिए फिश उसके अंदर रहता है, उठ के बाहर नहीं आता, भाई मैं अलग रहूँगा, थोड़ा सा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए जो चीज़ों का ज़रूरत है वो पानी के अंदर ही मिलेगा उसको। तो उसके हैबिटेट में ही उसको जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मिलने वाली है। Fish obtains biotic needs like food from small plants and animals. तो फिश को जो बायोटिक चीज चाहिए जिंदा रहने के लिए, जस्ट लाइक फूड, है ना, जो भी बायोटिक नीड्स है फूड का, फिश का, फिश को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ना। सो वो बायोटिक नीड्स है लाइक फूड एंड वो कहाँ से मिलेगा उसको? प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, छोटे छोटे। ठीक है? फिश गेट एबायोटिक नीड्स लाइक ऑक्सीजन। सो फिश को ऑक्सीजन भी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? वाटर से ही मिलता है, थ्रू गिल्स। वो सो फ्रॉम वाटर, बिकॉज उसको गिल्स है, उसको डायरेक्टली नाक है क्या ऊपर आके सूंघ के चला गया? नहीं, उसको क्या है, गिल्स मिला हुआ है। सो वो पानी के अंदर से ही वाटर को खींच लेता है थ्रू गिल्स। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, उसी में से वो पानी ले लेता है थ्रू गिल्स। सो फिश गेट एबायोटिक नीड्स like oxygen from the water. Other living things in pond includes frog, turtles, snake, dragonflies, mosquitoes, snail, ducks. So जो पानी के अंदर और क्या क्या चीज़ें, एग्जाम्पल्स, जैसे फिश था, वैसे पानी में और कौन कौन से जीव रहते हैं पानी वाले हैबिटेट में। सो हम देखेंगे तो मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे? फ्रॉग्स मिलेंगे, यस, टर्टल्स मिलेंगे, स्नेक मिलेंगे, ड्रैगन फ्लाई भी मिलेंगे, मॉस्किटोस भी मिलेंगे, स्नेल मिलेंगे, डक्स मिलते हैं। तो ये पानी के वातावरण में रहते हैं, पानी के हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट्स लाइक एल्गी, diatoms, duckweeds and lotus also live on the pond. So pond में और कौन कौन रहता है? algae, diatoms, duckweeds, lotus also live in the pond. So these are the examples which has pond as its habitat. So pond के habitat में कौन कौन से जीव प्राणी रहते हैं? So that is algae, diatoms, duckweeds and lotus. अब each habitat has its own biotic components. हर एक habitat में उसके खुद के
बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड फिजिकल कंडीशंस। हर एक हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यस होते हैं, एंड फिजिकल कंडीशन होती है उसकी। हर एक हैबिटेट हैज इट्स ओन बायोटिक कंपोनेंट्स। जो लिविंग थिंग्स हैं हैबिटेट में वो रहते हैं, लेकिन वो फिक्स रहते हैं। सो अब मुझे मन किया कि मैं एक्वेटिक में जाके रह जाऊं, तो रह जाऊंगा क्या? नहीं, सांस नहीं ले पाऊंगा। मुझे सांस लेनी है, हर समय सांस लेते रहनी है, तो मैं पानी में, पानी वाले हैबिटेट में नहीं रह सकता। तो ऑब्वियसली हर एक हैबिटेट उसके खुद के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं खुद के उसके, एंड उसकी खुद की फिजिकल कंडीशंस होती हैं। फिजिकल कंडीशंस इंक्लूड्स एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। जो फिजिकल, अभी देखो हम लोग बाहर रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, तो ये कंडीशन में हम लोग जिंदा रहते हैं। डॉग जिंदा रहता है, बिल्ली जिंदा रहती है। इसका मतलब ये हैबिटेट में फिजिकल कंडीशंस जो है क्या है? एयर है, सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हर एक हैबिटेट में, जैसे अब आप एक्वेटिक हैबिटेट में चले तो वाटर है ना? हाँ सर, फिजिकल कंडीशन उसका। सो हर एक हैबिटेट, ईच हैबिटेट हैज इट्स ओन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन इंक्लूड्स एयर, सनलाइट, वाटर, temperature, soil, etc. etc. Different organisms living in same habitat may use resource in the different ways. अलग अलग organisms एक ही रिसोर्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। एक ही जगह पे रह रहा है, लेकिन रिसोर्सेस को वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। सॉइल, मड, आपने देखा रहेगा, हिप्पोपोटामस जाता है मड में नहा लेता है, भैंस जाता है मड में नहा लेता है। तुम जाते हो मड में नहा लेते हो क्या? नहीं, वो उनके लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए फ्रॉम द मॉस्किटो। लेकिन तुम क्या ऐसा कर रहे हो कि नहीं? तुम उसका इस्तेमाल फार्मिंग के लिए कर रहे हो। मड का इस्तेमाल पहले हम घर बनाने में, घर को जोड़ने में यूज किया करते थे। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग रिसोर्स, एक ही रिसोर्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। So different organisms living in the same habitat may use resource in different ways. अब देखो फॉरेस्ट का इस्तेमाल। फॉरेस्ट might be warm during day. फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है? वार्म होता है ड्यूरिंग डे एंड कूल एट नाइट। क्या होता है? नाइट में ठंडा होता है। फॉरेस्ट माइट बी वार्म ड्यूरिंग डे एंड कूल एट नाइट। दिन में फॉरेस्ट गर्म होता है, रात में फॉरेस्ट ठंडा होता है। स्नेक्स कम्स आउट एट नाइट, है ना? स्नेक जो है, सांप, वो रात्रि को बाहर निकलता है। एंड रॉडेंट वहीं पे रहता है, लेकिन वो एक्टिव रहता है दिन के टाइम। सो रॉडेंट्स active during day. Both live in the same habitat but faces different conditions. एक ही हैबिटेट में रह रहा है, जंगल में ही रह रहा है। स्नेक और रॉडेंट्स दोनों किस में रह रहे हैं? फिजिकल कंडीशन देखो,
मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही हैबिटेट पे रह रहे हैं, स्नेक एंड रोडेंट बोथ लिव इन द सेम कंडीशन, सेम हैबिटेट, बट रोडेंट दिन में एक्टिव होते हैं धूप के टाइम पे, गर्म जब रहता है, और वही स्नेक रात्रि को एक्टिव होता है, रात को निकलता है। ठीक है, सो स्नेक कम्स आउट एट नाइट एंड रोडेंट एक्टिव ड्यूरिंग डे, बोथ लिव इन द सेम हैबिटेट बट फेसेस डिफरेंट कंडीशंस। Group of fish of same kind living together in ponds habitat, pond habitat, is called population of that particular fish. Understanding the population का मतलब क्या है वो देखते हैं। Group of fish, एक साथ बहुत सारे ग्रुप दिखते हैं हमको। So group of fish of same kind living together in the pond is called population of that particular fish. So एक pond में एक ही प्रकार के group of fish हैं। So group of fish of same kind, एक ही प्रकार के, एक साथ रहने वाले, एक ही प्रकार के एक साथ रहने वाले pond के habitat में is called population of that particular fish. So group of fish of same kind living together in the pond habitat is called population of that particular fish. Population is a group of same type of organisms in habitat living habitat at a given time. Population basically क्या है? Group of same type of organisms. Population term जो है that is used for the same type of organisms in a habitat, एक habitat में same type of organism जो एक साथ रहते हैं, that is population of that particular species. So population is a group of same type of organisms in a habitat that at that given time, at a given time. We can observe and record populations of different kind of organisms in a single habitat. एक single habitat में एक प्रकार का जीव का या एक प्रकार का population का we can record that population. So we can observe, हम देख भी सकते हैं, हम देख के पॉपुलेशन का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सिंगल हैबिटेट। एक सिंगल हैबिटेट में देखो, इससे मदद मिलती है ना कि भाई कितना टाइगर्स वो हैबिटेट में रह रहे हैं, टाइगर एक्सटेंशन के वक्त एक्सटेंशन के कगार पे तो नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये we can observe and record population of different kind of organisms in a single habitat. एक single habitat में population का हम record रख सकते हैं of different kind of organisms. तो अलग अलग प्रकार के organisms के population के record रखा जा सकता है in a single habitat. एक तो simple सा समझो, इससे क्या होगा, ये क्यों record रखते हैं हम लोग? रिकॉर्ड उसलिए रखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिजम्स इधर रहता था, अब नहीं है, कुछ तो भी उधर रहने में कठिनाई होगी कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसको लाने के लिए, वापस से प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाए, एक दो बाकी है तो कैसे किया जाए कि हाँ वापस इसका जनसंख्या बढ़े। सो वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सिंगल हैबिटेट. Population of particular type can be understood by counting them. Population of particular type, कोई एक टाइप का population, population of particular type
can be understood and understood by counting them at given place. So पर्टिकुलर टाइप का जो पॉपुलेशन है उसको कैसे जाना जा सकता है, उनको काउंटिंग करके जाना जा सकता है। जैसे कि हमने टाइगर का बताया, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो कैसे पता चलेगा? आप वो पर्टिकुलर रीजन में कितने पहले थे कि आज कितने हो गए, कल कितने कैसे रेट से कम हो रहे हैं या कैसे रेट से बढ़ रहे हैं। तो जब तक काउंटिंग नहीं रहेगी आप उसको नहीं समझ सकते। तो पॉपुलेशन को समझा कैसे जा सकता है? बाय काउंटिंग देम इन अ गिवन हैबिटेट at a particular type. So population of particular type can be understood by counting them at a given place and a time. If habitat has only one type of living organisms, they would have same requirements, problems and with single species. So if habitat has only one type of living organisms, they would have same requirements. सारे के सारे लोगों को, अगर एक ही टाइप का ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रहता है, एक हैबिटेट में रहता है, तो सारे के सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए जो चीज चाहिए वो सेम चाहिए। सिंपल सा बात है। अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग बचे, कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो, तो क्या होगा? तो जो खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो सांस चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, अब खाने के ऊपर कैसे डिपेंड रहोगे? कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अगल बगल में रहता ही नहीं है, तो जो चेन चल रही है वो नहीं बचेगी। ठीक है ना? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है हम लोग खाना खाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में अगर एक ही टाइप का जीव मात्र रहेगा तो हर एक की रिक्वायरमेंट सेम है। तो सेम रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स फूड, वाटर, स्पेस लेंडिंग और टू कंपटीशन एंड पॉसिबल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो इसकी वजह से क्या होगा? उसके रिसोर्सेस कम पड़ने लगेंगे। जिंदा रहने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो कम पड़ने लगेंगे। अगर वो कम पड़ने लगेंगे तो भाई दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा। तो सेम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, वाटर, स्पेस, लैंडिंग टू, ये सेम, सबके रिक्वायरमेंट सेम होंगे। अगर एक ही प्रकार का जीव मात्र एक ही हैबिटेट में रहता है तो उसको जिंदा रहने के लिए सारे के सारे लोगों को सेम टाइप का पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली अगर एक ही टाइप का पॉपुलेशन है वहां पे, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो सारे के सारे जीव मात्र को एक ही टाइप का रिसोर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स फूड, वाटर, स्पेस। तो सारे के सारे अगर एक ही स्रोत पे डिपेंड रहेंगे, एक ही हैबिटेट में रह रहे, तो ऑब्वियसली रिसोर्स कम पड़ने लगेगा। रिसोर्स कम पड़ने लगेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा हथियाने का, और उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी उनके स्पीशीज के बीच में, वही एक ही स्पीशीज में। ठीक है, और फिर मारामारी कर लेंगे। If habitat has only one type of living thing, if habitat has only one type of living organisms, they would have same requirements. सारे के सारे लोगों का requirement same रहेगा। Same requirement includes food, water, space, lending to the competition possible, वही हमने पढ़ा अभी। तो this would create problem for survival of the organisms in that habitat. So एक ही प्रकार में, जैसे मैंने बताया कि रिसोर्स सबको सेम चाहिए क्योंकि एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म है वो सब, तो क्या होगा?
हाँ, उनको जिंदा रहने में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। तो दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनिज्म इन दैट हैबिटेट। तो एक हैबिटेट में एक ही टाइप का स्पीशीज जिंदा है, तो उनको जिंदा रहने में भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉपुलेशन को सेम काइंड ऑफ रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कम पड़ेगी, और वो सबको एक ही टाइप का चाहिए, तो सब के बीच में कंपटीशन की भावना आ जाएगी और फिर जीने में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। तो सर्वाइवल, ये दिस विल क्रिएट टू द प्रॉब्लम फॉर सर्वाइवल ऑफ द हैबिटेट इन द हैबिटेट। So diversity is very important in the habitat. Diversity of the organisms, diversity of the biotic and abiotic components is very important, very essential in the habitat. Community comprises of different populations sharing same habitat. So community comprises of different populations sharing same habitat. एक ही हैबिटेट में अलग अलग कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस शेयरिंग सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट सब लोग शेयर करते हैं, अलग है ना। सो अलग अलग कम्युनिटी। सो कम्युनिटी फॉर्मेशन, बायोटिक कंपोनेंट्स हैव ऑफ हैबिटेट लाइक प्लांट्स, animals and microorganisms together form community. Biotic components of habitat like plants, animals and microorganisms together form community. तो community कैसे बनती है? हाँ, so community, biotic components of habitat मतलब living components of the habitat, living beings of the habitat like animals। बोलते हैं ना ये कम्युनिटी इधर रहती है, सो वो लिविंग थिंग की कम्युनिटी है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट एग्जाम्पल इज लाइक ये एग्जाम्पल इज प्लांट्स, एनिमल्स, microorganisms that together form a community। ठीक है, these organisms interact and depends on one another, है ना। animals, microorganisms, plants, animal plants को खाते हैं। एनिमल जब मर जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा के ये धरती में मिक्स कर देते हैं। अब वो धरती वापस से फर्टाइल हो जाती है, फिर उससे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेगा। सो दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो ये ध्यान में रखिए कि दिस ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन वन अनदर फॉर द सर्वाइवल। तो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो। Different group of organisms live together in the habitat forming community। अब हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। पहले देखो बुलक कार्ट चलते थे, बुलक का इस्तेमाल हम करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। So different groups of organisms live together इन हैबिटेट फॉर्मिंग कम्युनिटी। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स एक ही हैबिटेट में रहते हैं एंड दे फॉर्म कम्युनिटी, फॉर्मिंग कम्युनिटी। पॉलिनेशन प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस? फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्रूट्स भी आप देखोगे तो पहले क्या आता है? फ्लावर आता है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसमें वो बस्ट होता है स्टेमन, और उससे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो जाके चिपकता है स्टिग्मा में। ठीक है, तो वही सब पॉलिनेशन का प्रोसेस है। तो वो होगा कैसे?
तो अलग अलग टाइप का है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे अभी कि पॉलिनेशन प्रोसेस, स्टेमन्स बर्स्ट एंड रिलीजेस येलो डस्ट लाइक पोलन ग्रेन्स। तो स्टेमन जो रहता है आपने देखा होगा, इसके ऊपर ऐसा येलो येलो कलर का रहता है ना, ऐसा। तो ये जो स्टेमन होता है वो फूटता है, फटता है, और उसमें से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स। और वो ऐसा रहता है, इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो ये अंदर जाता है और वो एक को फर्टाइल करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, और इससे ही क्या बनता है? फ्रूट बनता है। सो ये होगा कैसे? ये विंड इसको ब्लो करके लेके जाता है और स्टिग्मा पे बिठा देता है, या वाटर से होता है, या इंसेक्ट बी आती है, मधुमक्खी इसको खाती है, उसको उसके अगल बगल में लग जाता है, दूसरे फ्लावरिंग प्लांट पे जाएगी, उधर वो छोड़ देगी। तो ऐसा हो सकता है पॉलिनेशन। सो विंड, water, insect, bats and birds help carry pollen from stamens or to carpel. This process is called pollination and is essential for formation of fruits and seeds. ठीक है, सो वापस से देख लेते हैं। स्टेमन बस्ट, ये स्टेमन्स जो है बस्ट होता है, एंड रिलीज येलो डस्ट लाइक pollen grains. Wind, water, insect, bats and birds, ये जो कैरी करके लेके जाके कार्पेल पे रखेगा, टू कार्पेल पे जाएगा कैसे? वो इन लोग के माध्यम से जाएगा, वाटर के माध्यम से, विंड के माध्यम से, बैट्स के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, या बर्ड्स के माध्यम से। ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये पोलन ग्रेन्स लेके जाता है और कार्पेल पे रख देता है और स्टिग्मा के अंदर जाता है। वो सारे प्रोसेस आप लोगों को पता होंगे, आप जाके भी सर्च कर सकते हो, पॉलिनेशन। सो दिस प्रोसेस इज, यही प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं, एंड इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर टू फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड्स। ब्राइटली colored flowers have reproductive parts called carpel and stamens. So brightly colored, अपने येलो कलर का देखा रहेगा, सॉरी रेड कलर का भी एक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स देखा रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कॉल्ड कार्पेल एंड स्टेमन। Chain of effect. Fish eat dragonfly larva, so ponds with fish had fever dragonfly. तो फिश क्या करता है? ड्रैगनफ्लाई के लार्वा को खा जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा फिश होगा वहाँ ड्रैगनफ्लाइज के अंडे कम होंगे। ड्रैगनफ्लाई यूजुअली ईट फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज। ड्रैगनफ्लाई मोस्टली किसको खाता है? सारे छोटे छोटे मक्खी, बीज को खा लेता है वो, एंड बटरफ्लाई को खा लेता है। विथ फीवर ड्रैगनफ्लाइज मोर बीज, फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज वेर फाउंड। तो अगर ड्रैगनफ्लाइज की जनसंख्या कम हुई तो बीज, फ्लाइज, जो ड्रैगनफ्लाई खाता है उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे भी ड्रैगन फ्लाइज कम होंगे आप देखोगे कि फ्लाइज ज़्यादा होंगे, बीज ज़्यादा होंगे एंड बटरफ्लाइज ज़्यादा होंगे। These insects help pollinate flowers from nearby areas, moving pollen from one flower to another. ये सब इंसेक्ट्स जो हैं, बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं? पॉलिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। दिस इंसेक्ट्स हेल्प्स पॉलिनेट flowers from nearby areas, moving pollen from one flower to another flower. Flowers nearby ponds with fish may produce more seeds than those near ponds without fish. तो जो भी
फिश के आसपास ऑब्वियसली देखो क्या हुआ, ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर बहुत सारे फिश होंगे, बहुत सारे फिश है, मो फिश, बहुत सारे फिश है, तो ड्रैगन फ्लाई के अंडे को खा लेगा, तो ड्रैगन फ्लाई कम बनेगा, ड्रैगन फ्लाई लेस हो जाएगा। ये अगर ड्रैगन फ्लाई लेस हो गया तो वहां पे फ्लाइज बीज, फ्लाइज बीज एंड बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे। सीधा सीधा बात है, ये क्या हो गए, ये बढ़ गए क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज कम हो गए। तो अगर ये कम हो गए तो ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिनेशन ज्यादा होगी, पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो ये पॉन्ड के अगल बगल में क्या होगा, फ्लावर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ponds with more fish will have more flowers around it। ठीक है, तो flowers near pond with fish may produce more seeds and those near ponds without fish than those। और समझ में आया? सो एक पॉन्ड ऐसा है जिसमें ज्यादा फिश है, एक पॉन्ड ऐसा है जिसमें लेस फिश। सो लेस फिश, इसका मतलब है ड्रैगन फ्लाइज विल बी मोर, ड्रैगन फ्लाइज मोर मतलब वो बीज हो गए, फिर बटरफ्लाइज हो गए, उसके बाद में फ्लाइज हो गए, वो सब की जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कम होगी तो पॉलिनेशन कम होगा, पॉलिनेशन कम होगा तो यहाँ पे सीड्स फ्लावर्स कम होंगे इसके अगल बगल में। तो जहाँ पे फिश की जनसंख्या ज़्यादा, वो पॉन्ड के अगल बगल में फ्लावर ज़्यादा दिखाई देंगे। रीजन समझ में आ गया होगा सबको। इंटरैक्शन इफेक्ट, study shows how biotic component and abiotic component interact with and affect each other। तो स्टडी, ये सब स्टडी क्या दिखाता है कि बायोटिक कंपोनेंट, अभी अभी हमने पढ़ा, पॉन्ड जहाँ पे जिसमें ज़्यादा फिश है उसके अगल बगल में फ्लावर्स ज़्यादा हुए, जो पॉन्ड्स जिसमें कम फिशेस हैं उसके अगल बगल में फ्लावर्स कम हुए। क्यों हुए? बिकॉज पूरा प्रोसेस चेन देखा हमने कि जिसमें फिश ज़्यादा, वहाँ पे वो लार्वा को ज़्यादा खाएगा, ड्रैगन फ्लाई को, ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को, तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई कम होंगे। ड्रैगन फ्लाई कम होंगे तो फ्लाइज, बीज और बटरफ्लाइज ज़्यादा होंगे जो पॉलिनेशन के लिए यूज़फुल है, तो उधर पॉलिनेशन ज़्यादा होगा। पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ज़्यादा बनेंगे। बात समझ में आई? फ्रूट्स एंड सीड्स एंड फ्लावर्स ज़्यादा दिखेंगे तुमको। बात समझ में आ गई? तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही हैं। स्टडीज, यही स्टडीज आप लोगों को क्या क्या बताता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। फिश, ड्रैगन फ्लाइज, पॉलिनेटर्स, प्लांट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। फिश, ड्रैगन फ्लाई, पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेट करने के लिए जो लिविंग थिंग्स, जैसे फ्लाइज था वो पॉलिनेट करने के लिए हेल्प कर रहा था, जैसे बटरफ्लाई था हेल्प कर रहा था, बीज था हेल्प कर रहा था, इंसेक्ट्स थे हेल्प कर रहे थे, वो सारे पॉलिनेटर्स। तो फिश, ड्रैगन फ्लाइज, पॉलिनेटर्स, प्लांट्स एंड आर बायोटिक कंपोनेंट्स। टेम्परेचर, water, nutrients and are abiotic components। Temperature, water, nutrients are abiotic components। Overfishing by humans can change this balance। तो यही बैलेंस अगर हमने, we are the culprit again, अगर हमने अपने खाने के लिए फिश बहुत अच्छा लगता है तो ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे। मत खाओ,
अगर तुम्हारे वजह से ओवर फिशिंग हो रही है तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो ओवर फिशिंग बाय द ह्यूमंस कैन चेंज द बैलेंस एंड इफेक्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ हैबिटेट। सो ये ओवर फिशिंग क्या कर सकता है, जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का जो बैलेंस है वो इफेक्ट डाल सकता है हैबिटेट के ऊपर। हैबिटेट के जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके ऊपर ये अफेक्ट डाल सकता है ओवर फिशिंग। तो अगेन वी आर द कल्प्रिट्स। अब यहाँ पे इधर इधर तक खत्म, ठीक है। नाउ in the next session we will study how biotic and abiotic components are depending on each other. So biotic and abiotic components के बारे में हम next session में पढ़ रहे होंगे। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, ठीक है। होप कर रहा हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके जाना, बिकॉज कमेंट करने से टीचर्स का मोरल बूस्ट होता है और वो अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएगा। तो एक ज़रूर कमेंट कर देना। अच्छा, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, एंड बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे वीडियोस के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।